जय हिंद। मैं हूं रसूल कुमार, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पिछले 6-7 रोज से क्लास नहीं ले पाए थे क्योंकि मेरा हेल्थ थोड़ा सा ख़राब हो गया था। ठीक है, तो लेकिन अब हम पूरे तंदुरुस्त हैं। आपका क्लास अब रेगुलर चलेगा। तो अगर अभी भी हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि 1 अगस्त से यानी 1 अगस्त से आपका पॉलिटी का जो बैच है वो आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़िए, जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, ताकि आप बैच का फायदा ले पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। आज कोशिका विभाजन में आप लोगों ने देखा था, कोशिका विभाजन आप लोगों को देखा था। कोशिका 3 प्रकार से विभाजित होती है। कितने प्रकार से? तो 3 प्रकार से विभाजित होती है। वो क्या क्या था आपका? माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। ठीक है, एमाइटोसिस मतलब असूत्री विभाजन, समसूत्री, माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन और मियोसिस मतलब अर्धसूत्री। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है। समसूत्री यूकैरियोटिक, और अर्धसूत्री में, अर्धसूत्री जो होता है ये भी यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका में इस प्रकार का विभाजन होता है। देखिए, अर्धसूत्री में आप लोगों ने देखा था जनन कोशिका में होता है, यूकैरियोटिक के जनन कोशिका में। ठीक है, जैसे जनन कोशिका मेल में स्पर्म शुक्राणु और मेल में, और फीमेल में ओवम यानी अंडाणु, अंडाणु। ठीक है, समसूत्री प्रकार के विभाजन में आप लोगों ने देखा था कि इससे हमारे बॉडी का निर्माण होता है, बॉडी में ग्रोथ होता है। बॉडी अगर कहीं कट फट गया तो उसका रिकवरी होता है। किसके थ्रू? किस विभाजन के थ्रू? तो समसूत्री प्रकार के विभाजन के थ्रू। ठीक है, आप लोगों ने देखा था कि समसूत्री विभाजन जो है बेसिकली 5 स्टेज में पूरा होता है। वो कौन कौन था? ट्रिक हम आप लोगों को बताए थे, आईपीएम, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी। ट्रिक आप लोग को याद है, आईपीएम ऑस्ट्रेलियन टेरिटरी। इसका ट्रिक था आई फॉर इंटरफेज, पी फॉर प्रोफेज, एम फॉर मेटाफेज, ए फॉर एनाफेज और टी फॉर टेलोफेज। यह चीज आप लोगों को हमने बता दिया था पिछले क्लास में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा पिछला वीडियो। अगर आप लोग नए जुड़े हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को ये चीज आ जाएगा समझ में। ओके, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट करिए। ठीक है, हम आपको जो है फिर से बताएंगे। ठीक है, आज का जो सेशन है, आज हम लोग जानेंगे सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, आज थोड़ा सिंड्रोम के बारे में देखते हैं। थोड़ा सिंड्रोम देखते हैं, उसके बाद हम लोग टिश्यू देखेंगे। ठीक है, सिंड्रोम का हिंदी भी सिंड्रोम ही होता है। ठीक है, सिंड्रोम, सिंड्रोम कहते किसको है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि सिंड्रोम होता क्या है? सिंड्रोम क्रोमोसोम में अनियमितता, मतलब अनियमितता ही सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रोमोसोम में अनियमितता, क्रोमोसोम में अनियमितता, अनियमितता क्या कहलाता है भैया? तो सिंड्रोम कहलाता है। अनियमितता का मतलब क्या होता है? ये देखिए, अनियमितता का अर्थ क्या होता है? अनियमितता का अर्थ होता है कमी या बढ़ोतरी। मतलब
मतलब एक जगह फिक्स नहीं रह पाता है, या तो कभी कम हो जाएगा या तो बढ़ जाएगा। हम लोग जब क्लास रेगुलर करते हैं तो रेगुलर क्लास क्या मतलब होता है कि नियमित रूप से हम लोग क्लास अध्ययन करते हैं, नियमित रूप से हम लोग मान लीजिए वीडियो देखते हैं। वहीं अगर हम डेली क्लास नहीं ले, ठीक है, डेली क्लास हम नहीं ले, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अनियमित रूप से हम लोग क्लास लेते हैं। हम क्या करते हैं? अनियमित रूप से क्लास लेते हैं, समझ रहे हैं? अगर रेगुलर ले तो नियमित रूप से, तो अनियमितता का क्या मतलब होता है? कभी लिए कभी नहीं लिए, ठीक है। वही यहाँ पे देखिए कि कभी क्रोमोसोम का संख्या 45 हो गया, ठीक है, या कभी क्रोमोसोम की संख्या 47 हो गया। होना कितना चाहिए? 46 होना चाहिए, लेकिन एक बढ़ गया एक घट गया, तो इसको क्रोमोसोम की अनियमितता बोलेंगे। समझ गए? ठीक है। सिंड्रोम बेसिकली 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का सिंड्रोम होता है। वो देखिए क्या क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये यहाँ से रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। किसी भी एग्जाम में उठा के पूछ सकता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। देखिए सिंड्रोम कितने प्रकार का? तो 4 प्रकार का होता है। पहला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, देखिए टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में जो होता है, एक क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 45 हो जाती है, मतलब एक घट जाती है। होना कितना चाहिए? 46, ठीक है। और ये क्या हो जाता है? एक घट जाता है। कितना हो जाता है? 45। ये जो बेसिकली स्त्री में यानी महिला में होता है। कहाँ होता है? महिला में, ठीक है। प्रभाव क्या होता है? बीमारी क्या होता है कि जो बच्चा जो पैदा होता है ना, वो मंद बुद्धि किस्म का होता है। मंद बुद्धि क्या होगा? मंद बुद्धि होगा। शरीर का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता, डेवलपमेंट जो होता है नियमित रूप से नहीं हो पाता है, ठीक है। वेडोल, शरीर का आकार क्या हो जाता है? बेडोल हो जाता है, ठीक है। शरीर का आकार क्या हो जाता है? तो बेडोल। और जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है वो होता है कि स्त्री जो होती है वो जनन जो अपना क्षमता होती है, यानी उसमें जनन क्षमता खो देती है, यानी बांझपन देखने को मिलता है। किसमें? तो टर्नर सिंड्रोम में। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? क्रोमोसोम की संख्या एक घट जाती है, यानी 45 हो जाती है, ठीक है। ये बेसिकली महिला में होता है, फीमेल में होता है, ठीक है। प्रभाव क्या होता है? तो वो जो बच्चा होगा वो मंदबुद्धि किस्म का होता है। उसकी जो शरीर की बनावट होगी वो बेडोल होगी, ठीक है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो है बांझपन। सबसे बड़ा जो बीमारी है होता है इसकी वजह से वो होता है बांझपन। महिला मतलब अपना प्रजनन, अपना जो जनन क्षमता है वो खो चुकी होती है, ठीक है। बांझपन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बांझपन बोलते हैं। इसमें तो टर्नर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर क्लीनेफेल्टर में क्या होता है? जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो एक बढ़ जाती है। कितना होना चाहिए? 45 और 46 हो कितना जाता है? 47, ठीक है। एक क्रोमोसोम की संख्या इस प्रकार के सिंड्रोम में बढ़ जाता है, ठीक है। ये होता है पुरुष में। क्या होता है? पुरुष में। इस प्रकार का सिंड्रोम किसमें देखा जाता है? पुरुष में, ठीक है, मेल में। ये नपुंसक हो जाता है, नपुंसक हो जाता है, मतलब यह अपना जनन क्षमता जो है खो चुका होता है। कौन? मेल, ठीक है, ठीक है। तब आता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ, ठीक है, पटाउ सिंड्रोम। इसका इंग्लिश भी पटाउ ही होगा, ठीक है। पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में क्या होता है कि क्रोमोसोम की जो संख्या होती है 47, यानी कि एक की बढ़ोतरी हो जाती है, यानी एक क्रोमोसोम क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। ये जो है मेल एंड फीमेल दोनों में होता है। मेल एंड फीमेल में दोनों में होता है, ठीक है। इसका प्रभाव क्या होता है? इससे किस प्रकार की बीमारी होती है? तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चों का जो होठ होता है ना, क्या होता है? होठ, आप लोग देखे होंगे, होठ प्लस तालू,
यहाँ से कटा होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या होता है, कटा हुआ होता है। कौन, तो यहाँ देखेंगे होठ प्लस तालु जो है कुछ बच्चों का कटा होता है। तो उसका कारण क्या है, पटाउ सिंड्रोम है। मतलब क्रोमोसोम की संख्या कितना है, 47 हो गई है। ये मेल प्लस फीमेल दोनों में हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, होठ प्लस तालु यानी होठ एंड तालु क्या होता है, बच्चों का कटा हुआ जन्म लेता है। किसके वजह से, तो पटाउ सिंड्रोम के कारण। ठीक है, दूसरा प्रभाव क्या होता है, दूसरा जो बीमारी होता है, बच्चा जन्म लेने के समय, ठीक है, या जन्म लेने के कुछ ही दिन बाद बच्चों का डेथ हो सकता है, यानी मृत्यु हो सकता है। किसकी, तो जिस चीज को जन्म लेगा, जन्म लेने के समय भी मृत्यु हो सकता है और जन्म लेने के बाद भी मृत्यु हो सकता है। तो उसका कारण क्या है, तो ये कारण है पटाउ सिंड्रोम का। पटाउ सिंड्रोम की वजह से ही बच्चा ऐसा जन्म लेने के तुरंत बाद मर जाता है या जन्म लेने कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ गए। तीसरा जो प्रभाव है, ये देखिए, ये प्रभाव दिखा रहे हैं, प्रभाव बीमारी। तीसरा जो प्रभाव होता है इससे, वो होता है कि बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है, विकास अच्छे से नहीं होता है। डेवलपमेंट यानी विकास, डेवलपमेंट जो होता है उसका रुक रुक के होता है, मतलब अच्छे से नहीं हो पाता। इस प्रकार का जो बच्चा होता है उसका जो डेवलपमेंट है पूरे समय अनुसार नहीं हो पाता। ठीक है, और उसका चौथा जो प्रभाव है वो मंदबुद्धि तो होगा ही। क्या होगा, मंदबुद्धि होगा। मंदबुद्धि टाइप का इसमें बच्चा होता है। ठीक है, तो पटाउ सिंड्रोम में आप लोगों ने क्या देखा, पहला कि क्रोमोसोम की जो संख्या होगी एक बढ़ जाएगा यानी 47 हो जाएगा। ठीक है, ये मेल प्लस फीमेल दोनों में होगा। ठीक है, होठ जो इसका जो प्रभाव देखते थे, प्रभाव क्या होता है, तो पहला प्रभाव, आप मेन प्रभाव जो होता है इसका, होठ जो होता है ऊपर वाला होठ और ये तालु होता है, ये कटा हुआ बच्चा का होता है। इसके वजह से, तो पटाउ सिंड्रोम की वजह से। ठीक है, दूसरा क्या होता है कि बच्चा जो है जन्म के बाद या जन्म के समय ही उसकी मृत्यु हो सकती है। किसकी वजह से, तो पटाउ सिंड्रोम की वजह से। तीसरा जो कारण है वो आपका जो बच्चा होगा, ठीक है, अगर उसमें पटाउ सिंड्रोम की बीमारी है तो उसका डेवलपमेंट जो होता है इरेगुलर, मतलब रुक रुक के डेवलपमेंट होता है। समझ गए। चौथा जो कारण है उसका, वो बच्चा कैसा होगा, तो मंदबुद्धि टाइप का वो बच्चा होता है जिसमें पटाउ सिंड्रोम की बीमारी होती है। ठीक है, पटाउ सिंड्रोम की जो बीमारी होगी उसमें क्या होगा, बच्चा मंदबुद्धि होगा, विकास कम होगा, मृत्यु हो सकता है उसका जन्म के समय, जन्म के कुछ दिन बाद। ठीक है, उसका होठ एंड तालु कटा होगा। ये चीज आप लोग याद रखिए। चौथा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो 47 हो जाती है। ये भी मेल एंड फीमेल दोनों में होता है, मेल एंड फीमेल, यानी पुरुष और महिला में दोनों में ये जो है डाउन सिंड्रोम देखा जाता है। इस बीमारी का जो प्रभाव है, जिस व्यक्ति में डाउन सिंड्रोम होता है उसका क्या होता है, होठ जो होता है मेनली मोटा हो जाता है, शरीर बेडोल हो जाएगा। पहला प्रभाव देखिए, होठ मोटा, ठीक है, शरीर बेडोल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा प्रभाव जो होता है, ये तो मंदबुद्धि तो होगा ही, मंदबुद्धि होगा। आपको देखने से ये मंगोलाइट टाइप लगेगा, मंगोलाइट टाइप का ये व्यक्ति देखने में लगेगा। कौन व्यक्ति, तो जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेल आप लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या, टिश्यू यानी उत्तक, यानी उत्तक। अब हमारा टॉपिक क्या है, टिश्यू यानी कि उत्तक। अब ये टिश्यू होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि टिश्यू होता क्या है। तो आप लोगों को जब कोशिका सिद्धांत बता रहे थे, सेल थ्योरी, तो आप लोगों को हम एक चीज बताए थे कि जिस प्रकार एक घर का निर्माण करना हो, तो घर के निर्माण में सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ईंट होती है। क्या होती है, ईंट। बहुत सारे ईंट मिलकर क्या बनता है,
ईंट होती है, ईंट होती है, बहुत सारी ईंट मिलकर क्या होता है, दीवार बनाता है। क्या बनाता है, दीवार। और 3-4 दीवार मिलकर क्या बनाता है, तो कमरा बनाता है। क्या बनाता है, कमरा बनाता है। और कमरा बहुत 2-4-5 कमरा मिलके क्या बनाता है, तो घर का निर्माण करता है। इतना चीज बताए थे। ईंट से क्या बना, दीवार, दीवार से क्या बना, कमरा, कमरा से क्या बना, घर। उसी प्रकार हम आप लोग को बताए थे कि सेल से हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो भैया कोशिका है। तो बहुत सारे एक ही प्रकार का कोशिका मिलकर क्या बनाता है, तो ऊतक बनाता है। और बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाता है, तो अंग बनाता है, अंग बनाता है। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या होता है, तो शरीर का निर्माण होता है, यानी हमारे बॉडी का निर्माण होता है। ये चीज आपको हम वहां बताए थे, ठीक है। तो इसमें क्या बताए थे, देखिए हम आपको याद दिलाने के लिए ड्रॉ फिर से किए। तो कोशिका क्या होता है, बहुत सारी कोशिका मिलकर ऊतक बनता है। तो यहाँ पे टिश्यू जब ऊतक पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो लिखेंगे कि बहुत सारे एक ही प्रकार के, यानी टाइप्स उसका सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। एक ही प्रकार का जो कोशिका अगर आपस में मिल जाएगा तो क्या बनाएगा, ऊतक बनाएगा, समझे। तो हमारे कहने का अर्थ क्या है कि जो बहुत सारे कोशिका, एक ही प्रकार के बहुत सारी कोशिका मिलकर क्या बनाएगा, ऊतक का निर्माण करेगा, समझ गए। चलिए, एक ही प्रकार के बहुत सारे मतलब क्या, मिलियन, ठीक है। बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनाता है, तो ऊतक का निर्माण करता है, समझ गए। ऊतक का निर्माण कैसे होता है, तो बहुत सारे एक ही प्रकार के कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा हार्ट है, ठीक है, क्या है, हार्ट है, यानी हृदय है। तो हृदय का जो ऊतक होगा, हृदय क्या है, अंग है हमारे बॉडी का। तो हृदय का जो ऊतक होगा वो क्या होगा, जो हृदय बनाने वाली कोशिका होगी उसी से मिलकर बनी होगी। ऐसा तो नहीं कि बोन बनाने वाली कोशिका हृदय में घुस जाएगा। अगर ऐसा होगा तो वो काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक कोशिका का अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। एक ही प्रकार के बहुत सारे कोशिका मिलकर क्या बनाता है, तो ऊतक का निर्माण करता है, ठीक है। इसका जो अध्ययन होता है, टिश्यू का अध्ययन, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। हिस्टोलॉजी क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टोलॉजी के जो जनक है, इनके पिता जो है वो मालगिली को बोलते हैं। मालगिली साहब इनके जनक है, किसके, तो हिस्टोलॉजी के। डेफिनेशन क्या है कि एक ही प्रकार के बहुत सारी कोशिका मिलती है, क्या है, मिलती है, मतलब आपस में जुड़ती है, तभी तो टिश्यू का निर्माण होता है। तो ये जुड़ती कैसे है, देखिए मान लीजिए कि ये कोशिका है एक, ठीक है, ये कोशिका हुआ, दूसरा कोशिका, तीसरा कोशिका, चौथा, एवं प्रकार से बहुत सारी कोशिका क्या होता है, आपस में जुड़ता है एक दूसरे से। मान लीजिए कि ये जुड़ा, ठीक है, इसका जुड़ा हुआ, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इस बीच में देखिए ये जो स्थान है वो रिक्त रह जा रहा है, रिक्त रह जा रहा है, क्या हो रहा है, खाली रह जा रहा है, देख लीजिए, है ना, खाली, क्योंकि कोशिका का आकार कितना होता है, लगभग मेनली तो गोल ही होता है। तो इस बीच में जो क्या होता है, देख रहे हैं कि आप रिक्त रह जा रहा है। तो अगर ये रिक्त रह गया, शरीर के जो अंदर जो भी द्रव है वो क्या होगा, अपने मन से रिसॉल्व करना शुरू कर देगा। क्या करेगा, रिसॉल्व होगा, रिसॉल्व होगा कि नहीं, आप ही बताइए, रिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। रिसॉल्व होता कि नहीं, अगर ये रिक्त रहता तो। भगवान कितने बुद्धिमान थे, इन्होंने क्या किया कि इस बीच में जो है फैट भर दिया, यानी वसा को भर दिया। क्या भर दिया, वसा को। तो ये अब गैप क्या रह गया, गैप रह गया, नहीं रह गया, मतलब ये बंद हो गया। जिस प्रकार से अगर आप देखते होंगे कि घर का निर्माण अगर होता है तो 2 ईंट जो इस प्रकार से लगाते हैं,
इस प्रकार से ईंट जब लगाता है एक दूसरे पे तो क्या करता है, इसके बीच में सीमेंट प्लस बालू को मिला के क्या करता है, डाल दिया जाता है। ठीक है, ठीक है। क्या इस गैप को भरने के लिए अगर मान लीजिए ईंट पे ईंट रखते जाएगा तो क्या होगा, वो ईंट पे ईंट रखेगा तो क्या होगा, उसमें गैप तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ईंट का जुड़ाव भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो टूटने का भी डर रहेगा, जल्दी से डर क्या, टूट ही जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से भगवान ने भी पहले से ही, ठीक है, पहले से ही इसमें क्या किया, फैट को भर रखा था, भर दिया था। समझ गए। चलिए अब उत्तक के प्रकार देखते हैं। उत्तक 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है भैया, 4 प्रकार का उत्तक होता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। पहला है संयोजी उत्तक। संयोजी यानी कनेक्टिंग टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू। समझ गए। पहला क्या है, संयोजी उत्तक। इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग टिश्यू। ये काम क्या करता है, इसके नाम से ही लगता है कि ये बॉडी को आपस में कनेक्ट करने का काम करेगा। क्या करने का भैया, जोड़ने का काम करेगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी को कौन कौन सा ऐसा चीज है जो जोड़ के रखता है, तो एग्जाम्पल हम देख लीजिए। पहला वो क्या हो जाएगा, बोन्स यानी हड्डी। हड्डी पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है कि नहीं, रखता है। दूसरा क्या हो जाएगा, रक्त, ब्लड। रक्त का पूरे बॉडी में संचरण होता है, इतना तो पता है आप लोग को। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हाथ में ही संचरण ब्लड का होता है, सिर्फ ब्रेन में ही संचरण होता है, ऐसा तो नहीं है। पूरे बॉडी में हम ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इतना तो पता है सबको। तो ये क्या किया, पूरे बॉडी को जोड़ने का काम करता है। कौन, तो रक्त। दूसरा हो गया लसिका। तीसरा क्या हो जाएगा, लसिका। लसिका भी जो है हमारे बॉडी को आपस में जोड़ने का काम करता है। समझ गए। हड्डी, रक्त और लसिका, समझ गए। दूसरा आपका क्या है, तंत्रिका उत्तक यानी नर्वस टिश्यू। ठीक है, आप लोग को हम लोग बताए थे कि हमारे ब्रेन का जो निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, किससे हुआ था, न्यूरॉन सेल से हुआ है। ठीक है, तो नर्वस जो टिश्यू होगा वो कहाँ पाया जाएगा, हमारे ब्रेन में बहुत सारे न्यूरॉन सेल मिलकर क्या बनाएगा, तो नर्वस टिश्यू बनाएगा। बहुत सारे न्यूरॉन सेल मिलकर क्या बनाएगा, तो नर्वस टिश्यू बनाएगा। ठीक है, तंत्रिका उत्तक कौन बनाएगा, तो तंत्रिका कोशिका मिलकर बनाएगा। तंत्रिका कोशिका आपस में मिलेगा तो तंत्रिका उत्तक का निर्माण होगा। ठीक है, और तंत्रिका उत्तक कहाँ मिलेगा, तो ब्रेन में मिलेगा। कहाँ मिलेगा भैया, ब्रेन में यानी दिमाग में मिलेगा, दिमाग में मिलेगा। ठीक है, तो काम क्या होगा कि सूचनाओं का आदान प्रदान करेगा। सूचनाओं का क्या करेगा भैया, आदान प्रदान करेगा। आप लोगों को बताया था ना कि ब्रेन में क्या होता है, मेनली सूचना का ही आदान प्रदान होता है ना, तो उसका काम क्या है, सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। कौन, तो नर्वस टिश्यू। समझ गए। अब आया तीसरा, पेशीय उत्तक। पेशीय यानी मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू से क्या बनता है, तो मांसपेशी का निर्माण होता है। मांसपेशी क्या बनता है इससे, मांसपेशी का काम क्या है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करना। सुरक्षा क्या करता है भैया, मांसपेशी क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो मेनली क्या करता है ये कि हड्डी को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, कौन, तो मांसपेशी। तो सबसे बड़ा मांसपेशी हमारे बॉडी में कौन सा है, तो सार्टोरियस है। सार्टोरियस जो सबसे बड़ा या लंबा बोलिए, सबसे लंबा बोलिए यहाँ पे, सबसे लंबा मांसपेशी हमारे बॉडी में कौन सा है, तो सार्टोरियस है। वो कहाँ है, तो जांघ में पाया जाता है। किसमें, जांघ में सार्टोरियस नामक मांसपेशी पाई जाती है, जो हमारे बॉडी की सबसे लंबी मांसपेशी होती है। कौन, तो सार्टोरियस। अगर लंबी है तो छोटी भी होगी, सबसे
सबसे छोटी जो मांसपेशी होती है स्टेपेडियस होती है। स्टेपेडियस कौन होती है? स्टेपेडियस होती है। ये होती है कान में, हमारे कान में। और कान, आप लोग कान के जो मध्य हड्डी होती है उसको जोड़ने का काम करता है कौन? स्टेपेडियस मांसपेशी। सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो सबसे बड़ी सार्टोरियस, ठीक है। सार्टोरियस सबसे लंबी, जो कहाँ पाया जाता है? हमारे जांघ में पाया जाता है, ठीक है। और सबसे छोटी स्टेपेडियस मांसपेशी, समझ गए। नेक्स्ट है आपका इपिथेलियल यानी उपकला। उपकला, उत्तक, उपकला या एडिपोज, इसको एडिपोज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपोज। उपकला या एडिपोज उत्तक, इंग्लिश हो जाएगा इपिथेलियल। इपिथेलियल टिश्यू क्या हो जाएगा? उपकला या एडिपोज उत्तक, इंग्लिश क्या हो जाएगा? इपिथेलियल टिश्यू। ये जो पाया कहां जाता है? इस इपिथेलियल टिश्यू से हमारे स्किन का निर्माण होता है, यानी चमड़ा जिसको बोलते हैं। इसका क्या निर्माण होता है भैया? चमड़ा। किसका? चमड़ा का, यानी स्किन का। स्किन का निर्माण किससे होता है? तो इपिथेलियल टिश्यू से हमारे स्किन का निर्माण होता है। इपिथेलियल एडिपोज उत्तक कहां कहां पाया जाएगा? उपकला या एडिपोज उत्तक यानी इपिथेलियल टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू से किसका निर्माण होता है? तो इपिथेलियल टिश्यू से आपका चमड़ा यानी स्किन का निर्माण होता है। आपको बेसिकली इसमें शरीर के वैसे अंग को रखना है जो वातावरण के हमेशा टच में रहता है। तो वातावरण के टच में कौन रहता है? हमारी स्किन रहता है, ठीक है। हमारा जीभ भी रहता है ना, टंग्स वातावरण के टच में रहता है ना, हवा जाता है इससे, ठीक है। हमारे श्वास नली है वो भी रहता है, हमारा पेट जो अमाशय है उसका जो परत है, आंतरिक परत, वो भी रहता है। तो वो सब का निर्माण जो है एपिथेलियल टिश्यू से मिलके हुआ है, ठीक है। समझ गए? तब जो होता है संग्रहण ज्यादा होता है स्किन में, ठीक है। इस प्रकार के उत्तक में फैट ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो जिस वजह से आप लोग देखते होंगे, देखिए फैट ज्यादा पाया जाता है। तो फैट किस में पाया जाएगा ज्यादा? तो ये महिला में ज्यादा पाया जाता है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं? ये जो फैट है ना, वसा, जो फीमेल होगा, फीमेल होगी, उसके स्किन में फैट ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फैट, वसा ज्यादा आपको मिलेगा। जिसके वजह से क्या होता है? जिसके फलस्वरूप होता है, इसके फलस्वरूप महिला का जो आप स्किन देखेंगे ना, स्किन वो मुलायम होगा, मुलायम एवं गद्देदार होता है। क्या होता है? गद्देदार होता है, ठीक है। दूसरा जो है वो आपको देखते होंगे कि महिलाओं को, ठीक है, ठंडी के मौसम में ठंड कम लगता है। महिलाओं को क्या लगता है? ठंड कम लगता है पुरुष की अपेक्षा, ठीक है। पुरुष की अपेक्षा महिलाओं को ठंड कम लगता है। कब? तो ठंडी के मौसम में। क्यों? क्योंकि वो फैट उसके बॉडी में, उसके स्किन में ज्यादा है। और फैट क्या करता है? तो हमको एनर्जी प्लस हीट दोनों प्रदान करता है। इस वजह से महिला को ठंड कम लगता है, ठीक है। जनवरी एंड दिसंबर के महीने में कि पूरा कपकपाती ठंडी होती है कि नहीं? हमारे यहाँ तो कपकपाती ठंडी होती है। तो ठंडी में क्या होता है कि पुरुष सब जो होता है, पुरुष सब पूरा टोपी, मफलर, जैकेट पूरा डाल के अच्छे से आता है पार्टी वार्टी में, ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखते होंगे कि महिलाएं जो होती हैं वो पूरे अपने आप को ढकती भी नहीं है, वैसे आ जाती है पार्टी में, ठीक है। वो मतलब साड़ी पहन के, जो भी इसका ड्रेस है वो पहन के, मतलब जैकेट वैकेट वो लोग नहीं पहन के आती है। क्यों भैया? क्यों? तो इसका एक कारण आपको समझ में आ गया कि विज्ञान कहता है कि उसके बॉडी में क्या है? फैट ज्यादा है। और फैट जो होता है गर्मी, हीट प्लस एनर्जी दोनों देता है। समझ गए? दूसरा कारण तो आपको पता ही होगा क्यों नहीं पहनती है, वो शो ऑफ करने के लिए है, ठीक है। तो ये होता है रीजन, ये है आपका बेसिक रीजन। बुढ़ापे में
हमारे शरीर में फैट की कमी हो जाती है, ठीक है, जिस वजह से चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है। जैसे इस आंटी को देखिए कि इसके चेहरे पे कितनी झुर्रियाँ आ गई है, ठीक है, इसकी सुंदरता खत्म हो चुकी है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट्स करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।